निकाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने आज सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी है। इस वक्त पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं ईरान की जंग के हवाले से, अफगानिस्तान में ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ और भारत के साथ मशरक़ी सरहद, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जो ऑपरेशन जारी है तो रियासत पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि भारत की एक प्रॉक्सी बन के अफ़गान तालिबान ऑपरेट कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने दे रहे हैं। तो इस तरह पाकिस्तान के तीनों बॉर्डर्स वहाँ पर चैलेंजिंग सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो ईरान के साथ बॉर्डर लग रहा है और उसके रिपरकशंस पाकिस्तान उसकी लपेट में आया भी है। तो इतने इंतहाई अहम, इंतहाई नाजुक और इंतहाई गैर मामूली हालात में एक तो पार्लियामेंट को ब्रीफ नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से वज़ीर आज़म हाउस में इनवाइट किया गया तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज़ को, और सिर्फ पार्लियामेंट्री पार्टीज़ को, उन सियासी जमातों का क्या जो पार्लियामेंट से बाहर हैं। और जो आज सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई है उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को बिठाया, एक तरफ मौलाना फजल रहमान को। मौलाना फजल रहमान के अलावा कोई भी अपोजिशन की जमात आज इस सिक्योरिटी ब्रीफिंग में शामिल नहीं थी। किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर अपोजिशन इस तरह की किसी भी ब्रेन स्टॉर्मिंग का, किसी मुशावरत का हिस्सा ना हो तो फिर किसी भी मुल्क की सलामती देर पा नहीं हो सकती। अपोजिशन का ऑन बोर्ड लिया जाना इंतहाई अहम है। तो आज अपोजिशन के मौजूद ना होने से, उनकी एब्सेंस से सवालिया निशान उठ गया कि क्या इस वक्त नेशनल कंसेंसस है इंतहाई नाजुक और इंतहाई गैर मामूली हालात में, और क्या हुकूमत को मज़ीद कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। दोनों ने मायूस किया, दोनों का रवैया बेहतर हो सकता था, हुकूमत का भी और अपोजिशन का भी। अपोजिशन को चाहिए था कि वो इस पर सियासत ना करते, इमरान खान के साथ मुलाकात से मुंसलिक और नत्थी ना करते इस सिक्योरिटी ब्रीफिंग को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उसी ट्रैक रिकॉर्ड को बरकरार रखा जिस पर उन पर बारहा तनकीद की जाती है। लेकिन अगर उनकी सियासी जिद थी भी तो एक मुलाकात इमरान खान से करवा देने में, चाहे किसी वकील की हो जाती, चाहे किसी डॉक्टर की हो जाती, कोई हर्ज नहीं था। क्योंकि इस वक्त जो हालात दरपेश हैं, तीन अतराफ से अगर आपका मुल्क जंगों में, ऑपरेशंस में और तीनों अतराफ से सरहदें आपकी एक्टिवली हॉट हैं, तो इससे बढ़ के किसी मुल्क की सलामती के लिए और क्या ख़तरा दरपेश हो सकता है। फिर पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, पार्लियामान को इज्जत क्यों नहीं दी मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने इंसिस्ट क्यों नहीं किया कि पार्लियामेंट में आकर ब्रीफ किया जाए। सो ये बड़े अहम सवालात हैं, इन पे सवालिया निशानात हैं इस कंडक्ट पे हुकूमत के। सो इस पर बात करेंगे कि इस किस्म के हुकूमती कंडक्ट के साथ या इस किस्म के रवैये के साथ क्या जमहूरियत पनप सकती है पाकिस्तान में, और क्या इस कंडक्ट के साथ आप एक नेशनल कंसेंसस या एक देर पा कौमी सलामती अचीव कर सकते हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं। डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स की ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अली मूसा गिलानी साहब, मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, MNA भी हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, पार्लियामेंट्री लीडर हैं सेनेट में PTI के और सीनियर रहनुमा हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, वही सवाल जो आज वज़ीर आज़म हाउस में सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई है जिसमें अपोजिशन तो मौजूद ही नहीं मौलाना फजल रहमान के अलावा, तो कोई वैलिडेशन तो है ही नहीं इस सिक्योरिटी ब्रीफिंग की जिसमें से अपोजिशन माइनस हो जाए, जिसमें अपोजिशन शामिल ना हो। थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान के तीनों फ्रंट बहुत एक्टिव हैं किसी न किसी शक्ल में, और रिसेंटली इसराइल ने बगैर किसी जवाब के हमारे ब्रदर ईरान मुल्क पे हमला किया और बड़ी संजीदा शहादतें हुई, और उसके साथ साथ हम तक भी पहुंचे हुए हैं। हम भी एक तरह से अफगानिस्तान से हालत जंग में हैं, और हमारा ये डिक्लेयर्ड है पॉलिसी के हिंदुस्तान इसको अफगानिस्तान को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है। हुकूमत ने तमाम सूरत हाल में रहते हुए जहाँ बेताबियाब फॉरेन पॉलिसी के लिए एक्टिव कोशिश की सफारती मिशन पे, इसी हिसाब से आप देखें एक ब्रीफिंग तो सेनेट को हो गई, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी तफसील से ब्रीफिंग दी, सवालों के जवाब भी दिए, और उसके बाद एक लेवल पे तमाम पॉलिटिकल पार्टी की जो पार्लिमानी लोग हैं उनको बुला के ब्रीफिंग दी। इस तरह की ब्रीफिंग की कई सीरीज होती हैं, कई लेवल्स होते हैं,
اور مجھے یقین ہے کہ جب وقت آئے گا تو وہ نیشنل اسمبلی میں بھی چلے جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ ہم تو جب پاکستان پہ انڈیا نے پہلے حملے کیے تھے، عمران خان کی حکومت تھی، یہ ہمیں بلاتے تھے، ہم چلے جاتے تھے. خان صاحب نہیں بیٹھتے تھے اس میں، پھر بھی ہم بیٹھ جاتے تھے. ان کا تو فکر رویہ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے منسٹر ہیں، ہمارا پولیٹیکل فیس ہیں، وہ چل کے گئے، انہوں نے بات چیت کی. تو شاید کچھ پارٹیاں نہیں آتی ہیں، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو پتہ ہے. سر دو تین چیزیں بارسٹر سیف اللہ خان صاحب، سر دو تین چیزیں ویسے ہی نام سر دو تین چیزیں. ایک آپ نے فرمایا کہ جو لیئرز ہوتے ہیں بریفنگز کے، ٹھیک ہے، اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ کو بریف کر دیا کل، لیکن وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. پرائم منسٹر کی پہلی بریفنگ، اور پہلی بریفنگ یہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے تھی. یا تو یہ ہو کہ پارلیمنٹ ان سیشن نہ ہو، پارلیمنٹ ان سیشن ہے، آج بھی سیشن تھا. تو اپوزیشن کی یہ بھی ڈیمانڈ تھی نا کہ آپ پارلیمان کو عزت دیں. تو نون لیگ والے پارلیمان کو عزت کیوں نہیں دے رہے؟ وزیر اعظم ہاؤس میں کیوں بلا رہے ہیں سب کو؟ اور سب میں پھر پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں جماعتیں، وہ بھی تو مائنس ہوئی نا سر پہ. ایسا نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیے، اب اتنا اچھی مثال نہیں ہے. کیا اس نے کانگریس کو بریفنگ دی ہے؟ آنسر از نو. میں یہ نہیں کہہ رہا. کبھی پولیٹیکل لیول پہ گفتگو ہوتی ہے، کبھی ایک ہاؤس میں ہوتی ہے، کبھی دو ہاؤسوں میں ہوتی ہے. سر کیا ہم اپنی جمہوریت کے لیے امریکہ کی مثال، سر ہم اپنی جمہوریت کے لیے امریکہ کی مثال دیں گے؟ آپ ان کو اپوزیشن تو یہ کہتی ہے نا کہ وہ بڑے ڈیولپ ڈیموکریسی ہے. میں صرف مثال دے رہا ہوں. سر اپوزیشن کو چھوڑ دیجئے، میں تو آپ سے حکومت کا سوال کر رہی ہوں. سر ہوتے ہیں جب موقع آئے گا، پرائم منسٹر کو کیا ہے، وہ جائے گا تقریر کر دے گا. پھر بھی انہوں نے نہیں سننی، پھر بھی انہوں نے نہیں آنا. تو سر بے شک نہ سنیں، بٹ سر پارلیمان کو عزت دینا نون لیگ والے. سر بے شک نہ سنیں، اپوزیشن نہ سنیں، لیکن سر آپ تو پارلیمان کو عزت دینا. سر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک طویل عرصے سے ہم دیں گے عزت، کیوں نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے، ضرور دیں گے، ضرور دیں گے. پہلے بھی دیتے رہے ہیں. سینٹ بھی پارلیمان ہے نا، ایک حصہ ہے، اس کو بھی دیا ہے، پولیٹیکل پارٹی کو بھی ہے، قومی اسمبلی کو بھی دیں گے، میڈیا کو بھی دے رہے ہیں، ہر ایک کو دیں گے. ہر کام ایک وقت میں نہیں ہوتا. آپ کو اس کی حکمت عملی ہوگی، تب دو چار دن اور نہیں دے رہے تو پھر آپ ٹھیک. سید علی موسیٰ گیلانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا جمہوریت کے لیے، پارلیمان کی بالادستی کے لیے بڑا اسٹرانگ ایک سٹینڈ سے آپ لوگوں نے قربانیاں بھی بہت دی ہیں اس کے لیے. سو آج آپ لوگ وزیر اعظم ہاؤس میں بریفنگ لے رہے تھے، وہاں پہ اپوزیشن موجود نہیں تھی ایکسیپٹ مولانا فضل الرحمان صاحب. تو آپ کو تو وزیر اعظم کو پریشر ڈالنا چاہیے تھے کہ جی پارلیمنٹ میں بریفنگ دیں، دونوں ایوانوں کا سیشن بلائیں، سب کو اکٹھا کریں. آپ لوگ مفاہمت پہ چلتے ہیں نا. بالکل یہ بات آپ کی درست ہے، اور میرا خیال ہے کہ کسی حد تک پارٹی نے یہ بات ضرور حکومتی جو بینچز ہیں ان کے ساتھ ضرور کی تھی کہ آپ ان سے ایک ان کیمرہ سیشن ہی ہو جائے. ہم نے سننے میں بھی آ رہا تھا کہ ان کیمرہ سیشن ہوگا، جس پہ پارلیمنٹ کا ان کیمرہ سیشن ہوگا. اور بالکل جو ممبرز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو لازمی طور پر بریف کرنا ضروری تھا. اور شاید اپوزیشن اس میں بھی بائیک آؤٹ کر دیتی، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ایٹ لیسٹ دیکھیں انوائٹڈ تو وہ اس میں بھی تھے. کچھ چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں کسی حکمت عملی کے تحت کی جاتی ہیں. شاید کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کیمرہ سیشن میں سے بھی نکل سکتی ہیں باہر. وہ اس سے پہلے بھی بہت سے ان کیمرہ سیشنز ہوئے ہیں، اور وہ باتیں جو پارلیمنٹ کی ہوتی ہیں نکل جاتی ہیں. نہیں نکلی بالکل بھی نہیں، ایکسیپٹ کہ جو چیزیں آن ریکارڈ آئیں یا جو رپورٹ ہوئی تو وہ الگ سے بات تھی. لیکن اچھا صاحب نے کل کہا نا کہ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے تھا، گلیوں میں باتیں کرتے پھریں گے. ان کیمرہ سیشن ہونا پھر بھی چاہیے کہ کل تک تو مجھے میری اطلاعات کے مطابق تو یہ تھا کہ شاید ان کیمرہ سیشن آج یا کل میں ہوگا پارلیمنٹ کا، نیشنل اسمبلی کا. حکومت کے ایک ایروگنس کے کنڈکٹ کو ڈپکٹ کرتا ہے کہ آپ سنتے ہی نہیں اپوزیشن کو، آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا اپوزیشن کو آن بورڈ لینا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو معذرت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی حمایت بھی کرتے ہیں، پر یہ ان کا پی ایم ایل این کا یہ ایک رویہ رہا ہے، یہ ان کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ یہ جب بھی حکومت میں یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ارریپلیسیبل ہو گئے ہیں تو یہ اس طرح ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ تو اور جیسے ہی یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ارریپلیسیبل ہو گئے ہیں تو تب یہ گر جاتے ہیں. آپ نے سارا ملبہ ڈال دیا. اچھا یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ جب یہ ہوتا ہے ان کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی، یہ سمجھتے ہیں کہ اب بس اب ہم ہی ہم ہیں. تو اس طرح ہم تو پھر بھی ساتھ دے رہے ہیں، پر وہ میں یہی کہوں گا کہ ان کو اپنا رویہ تھوڑا سا جمہوری کرنا پڑے گا، کیونکہ جب جیسے ان کے ساتھ نہیں، ان کے رویے ایسے ہی ہیں.
प्राइम मिनिस्टर के आप आप कह रहे देख हैं कि लें, वो इस नहज पे आ गए हैं कि अपने आप को इंडिस्पेंसिबल समझना वो शुरू कर दिया इंडिस्पेंसिबल समझना शुरू कर दिया है। और यही एक खब्त इमरान खान साहब को भी सवार हो गया था। जी, फिर क्या हुआ? जब भी इनको हुआ है, और आपने कहा कि तभी गिरते हैं फिर ये। जब हर कोई तभी गिरता है जब वो अपने आप को ये समझ ले कि अब मैं इंडिस्पेंसिबल हो गया हूँ। बरसे जफरुल्लाह खान साहब, इस पे तो आपको लाजमन जवाब देना चाहिए। पीपल्स पार्टी वाले मैं इनके साथ, हमें पता है ना कि हमारे साथ क्या हो रही है, तो हमें नजर आता है, तो मैं तो अपनी आंखों देख रहा हूं। बरसे जफरुल्लाह साहब तो ऑब्वियसली डिफरेंट बात करेंगे। जफरुल्लाह खान साहब, सर अली मूसा गिलानी साहब चार्जशीट भी लगा रहे हैं और साथ में आपको आगाह भी कर रहे हैं कि अब आप लोग गिरने वाले हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा गिरने वाले हैं, मैंने कहा बंदा गिरता तभी है, ये हिस्ट्री है, अल्लाह ना करे ये गिरे। क्योंकि इस टाइम पर तो मैं समझता हूँ कि जो हालात हैं हमारे मुल्क के और हमारे सरहदों पर, तो मैं नहीं समझता कि कोई एक इंस्टेबिलिटी हमें चाहिए। अपना रवैया, ये वो वक्त है जिस वक्त पर कौमी लीडर का काम होता है कि वो सबको इकट्ठा करे। और अगर यही बात वो असेंबली में कर लेते, यही बात वो अगर पार्लियामेंट में कर लेते, तो मैं समझता हूँ कि इनका का दौर बेहतर होता। आज आप बैठकर टीवी पर बैठकर गरीदा फरूकी ये बात कर रही थी कि और तनकीद कर रही होती ऑपोजिशन पर कि इतनी जरूरी पार्लियामेंट की ब्रीफिंग पे उन्होंने वॉकआउट कर दिया, और वहां पर भी वो इमरान खान के नारे लगा रहे थे। तो ये उनको बैकफुट पे भेजना चाहिए था, आज हुकूमत को बैकफुट पर आप कर रही हैं। बरसे जफरुल्लाह खान साहब, हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हमने कोशिश की है डे वन से, पीपल्स पार्टी से भी बातचीत जारी है, प्रेसिडेंट साहब से की मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब की, तमाम लोगों को बुलाया गया था, सेनेट में ब्रीफिंग हुई, कौमी असेंबली में भी हो जाएगी, होनी चाहिए, इसमें कोई न रुकावट है, कोई किसी की वजह से नहीं होगी। तो आप खबर देख रहे हैं आजकल में हो जाएगी, करवा देते ना, अगर अव्वल तो वैसे रहनी है, अव्वल तो ऑपोजिशन को ये जिद करनी नहीं चाहिए, कभी नहीं आएगी, अव्वल तो आएगी, अव्वल तो ऑपोजिशन नहीं करनी चाहिए। मेरी ख्वाहिश जान हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। सर एक मुलाकात करवा देते, किसी डॉक्टर की करवा देते, किसी वकील की करवा देते, ब्रीफिंग आज के बजाय कल हो जाती, जुमे के दिन हो जाती, जुमेरात के दिन हो जाती। ये ऐसा मामला है, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान है, मैं इमरान खान साहब से मुलाकात है, मैं वो पार्टी नहीं है, पार्टी फैसले करती है, खान साहब ने फैसले करने हैं। पाकिस्तान का कानून तो ये बताता है, जेल मैनुअल ये बताता है, उसका रूल 256 कन्विक्ट आदमी इस तरह के पॉलिटिकल मशवरे नहीं दे सकता। मैं इस बहस पे नहीं पढ़ना चाहता, ये बहस चलती रहती है, इतना छोटा मौजूद है, इस पे क्या वक्त ज़ाया करना है। बस अगर मुलाकात हो भी जाती तो फिर क्या होता। जब ये तरमीम आइन की हो रही थी, पीपल्स पार्टी और JUI के कहने पे हमने बहुत सारी कंसेशंस कर दी, इनसे कमिटमेंट भी हमारी हो गई, तो खान साहब से मिलने का, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा वोट ही नहीं देना। छोड़े इन पैसों को, कुछ संजीदा गुफ्तगू करनी चाहिए। चलिए, इंतहाई संजीदा गुफ्तगू है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की 3 सरहदों पे जंग की, ऑपरेशन की, खतरात की सूरत हाल है। कौम को आपने एतमाद में लेना है, चाहे जैसा भी उनका मैंडेट है, बट PTI का मैंडेट तो है ना, 90 सीटें तो उनके पास हैं, और 90 सीटों के लाखों अवाम तो मौजूद हैं। तो सर ये मैंडेट हमने आज उनको बुलाया था, वो आ जाते, हम चल के गए थे उनके पास, क्या करें, वहां चल के गए थे, कल उनको बुलाया है, नहीं आते तो हम क्या करें, मुझे बताइए क्या करें। ठीक सवाल कर रहे हैं हुकूमत वाले के जी मीडिया से कि जी हम क्या करें। बट अली मूसा गिलानी साहब, आपने बड़ी आसानी के साथ, बड़ी कन्वीनियंस के साथ अपने आप को जरा आपने बरी उस जिम्मा करार दे दिया। लेकिन अगर चाहते बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो ना बैठते आज की इस सिक्योरिटी ब्रीफिंग में कि जब तक ऑपोजिशन की भरपूर शमूलियत ना हो मैं ना करूं। इसके साथ दूसरा हिस्सा भी ले लीजिए सवाल का, वो ये है कि अब आज की सिक्योरिटी ब्रीफिंग के बाद आप समझते हैं कि किसी हद तक नेशनल कंसेंसस डेवलप हो गया कि अब करना क्या है इन हालात में? अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, देखिए हम वहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही थी, एक ब्रीफिंग ली जा रही थी कि हो क्या रहा है, कुछ ऐसे हकायक जो शायद बिलावल भुट्टो साहब को नहीं पता थी। वहाँ पर गिलानी साहब बैठे थे, वहाँ पर स्पीकर साहब बैठे थे, वहाँ पर और पार्लियामानी लीडर्स बैठे थे, उन MQM बैठी थी, उनको शायद कुछ ऐसी पसे पर्दा हकायक होंगे जो वज़ीर आज़म और जो उनकी टीम को पता होंगे, तो और अस्करी क़यादत को पता होंगे, तो वो उन पार्लियामेंट्री लीडर्स को बताना चाह रहे होंगे। उस पर फैसला नहीं हो रहा था। तो बिलावल भुट्टो साहब ये नहीं कह सकते थे कि नहीं मैं नहीं आता क्योंकि महमूद खान अचकज़ई नहीं आया। किसी हद तक बैरिस्टर साहब की बात ये ठीक है कि हमने बुलाया, वो नहीं आए, हम ये चाह रहे हैं कि हम उनके पास चले जाते, पार्लियामेंट में वो आ जाते। अब बेसिकली PTI क्या कर रही है, PTI अब सिर्फ और सिर्फ वो अपनी फेस सेविंग कर रही है इमरान खान के आगे जिंदा रहने के लिए कि हम बैनर लेकर आते हैं। उसमें 2-3 लोग शायद उसके साथ जेन्युइनली सिंसियर होंगे, जो दिल से चाह रहे होंगे, आपस की बात है, वो हंस रहे होते हैं, जोक्स कर रहे होते हैं, वो लगा के बैनर लगा के इमरान खान को रिहा करो,
कोई संजीदा नहीं है, उनका कोई पार्लियामेंटेरियन संजीदा नहीं है। नेशनल असेंबली में तो नहीं है, आई डोंट नो अबाउट द सेनेट, बट नेशनल असेंबली में वो जोक कर रहे होते हैं, सारे हंस रहे होते हैं, कैके मार रहे होते हैं, आंख मार रहे होते हैं, और इमरान खान को रिहा कराओ की बातें करके आपस में हंस रहे होते हैं। मतलब दे आर नॉट सीरियस। तो वो सिर्फ अपनी शोबाजी करने के लिए कि अच्छा हम दिखा दें, और अगर हम वहां पर भी चले जाते पार्लियामेंट में तो इन्होंने वहां पर भी यही बैनर पोस्टर लेकर आ जाने थे और ये हरकतें करते। लेकिन हमें फिर भी प्राइम मिनिस्टर को कर लेना चाहिए था, उसमें कोई आड़ नहीं थी। ठीक है, ये तो आपने एक दफा फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कंडक्ट पे सवाल उठा दिया, लेकिन क्या अब वजाहत हो गई, नेशनल कंसेंसस की जो आप बात कर रही हैं, अब वजाहत हो गई कि करना क्या है इन हालात में? नेशनल कंसेंसस इस टाइम पर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशू, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो हमें वो पार्टी अब क्लैरिटी आ गई है कि करना क्या है? देखिए, अभी ब्रीफिंग के बाद पार्टी की जो लाहेअमल हमें पता लगेगा, हमें कंधे होगा। मैं अभी वही देख रहा था शो के आने से पहले कि हमारे मैसेजेस में ग्रुप के अंदर क्या कोई अहकाम जारी हुए हैं कि हमने आगे क्या करना है, और स्पोक्स पर्सन के लिए क्या डायरेक्शन है। लेकिन एक जो जनरल बात है, जनरल नॉलेज की बात है, कि हमारी नॉर्मल फहम जो कहती है वो ये है कि हमें एक नेशनल कंसेंसस तो बनाना होगा। हमें देखिए, जो ईरान में हुआ वो सिर्फ ईरान में नहीं, अपने अगर मुल्की हालात को देखें और एक इंडिविजुअलिटी के अंदर बात करें तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है, हो गया जो हो गया। लेकिन नहीं, हमने इसको कलेक्टिवली देखना है। ना सिर्फ वो एक मुस्लिम उम्मा का अजीम लीडर थे और अजीम रहनुमा थे, वो एक सिर्फ और सिर्फ एक सेक्ट के लिए के रहनुमा नहीं थे। मैं समझता हूँ कि जो सुन्नी एतकाद के लोग हैं वो भी उनको एक बहुत एहतराम की नज़र से देखते थे हज़रत आयतुल्लाह ख़मेनी को। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक अलार्म है, एक ये वेकअप कॉल है। इट्स अ वेकअप कॉल फॉर अस। मतलब हमारे नेक्स्ट डोर नेबर में क्या हुआ और उसके मुहर्रकात क्या हैं और उसका फ्यूचर क्या है, इसके ऊपर। ठीक, राइट। प्रोग्राम में डिबेट अभी कंटिन्यूड है, कुछ मजीद सवाल जवाब भी इस हवाले से, लेकिन एक छोटे ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर पर्सन जफर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी, आपको सुन रहा हूँ। सर, आपके आने से पहले हुकूमत को काफ़ी रगड़ा लग चुका है इस प्रोग्राम में सवालात के ज़रिए। 2-3 चीज़ें कि हुकूमत, चलें अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एक ये ख्वाहिश थी या उनकी एक डिमांड थी कि मुलाकात करवा देते सिक्योरिटी ब्रीफिंग से पहले, तो मुलाकात करवाने में हर्ज नहीं था। हुकूमत को इन इंतहाई नाजुक और गैर मामूली हालात में एक कदम पीछे ले लेना चाहिए था नेशनल कंसेंसस के लिए। और दूसरा, पार्लियामान को इज्जत क्यों नहीं दी नून लीग ने, और पार्लियामान में ब्रीफिंग क्यों नहीं दी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ही क्यों दी? इस पर काफ़ी सवाल बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब से हो चुके हैं। लेकिन अब आपके जो PTI का कंडक्ट है सर, क्या आप लोगों ने भी या आपकी जमात ने भी सियासत की नज़र नहीं कर दिया इस इंतहाई नाजुक, क्योंकि पाकिस्तान की 3 सरहदें इस वक्त हॉट हैं, एक्टिवली हॉट हैं। ईरान के साथ जंग, वहाँ पे सरहद हॉट है। अफगानिस्तान ऑपरेशन गज़ब लिल हक, वहाँ पे सरहद हॉट है। और भारत के साथ मशरक़ी सरहद। तो आप लोगों को नत्थी, क्या आप नहीं समझते कि नत्थी नहीं करना चाहिए था, इमरान खान से मुलाकात के लिए शामिल होना चाहिए था इस ब्रीफिंग में? ये जो इशू है ब्रीफिंग का, ये मैंने ही सेनेट में रिलीज किया था, सबसे पहले उठाया था जब अफगानिस्तान के ऊपर हमने जवाबी हमला किया था। और मैंने कहा था कि ये पार्लियामेंट का हक है और अपोजिशन पार्टीज का भी हक है कि हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसीज हमें पूरी तरह ब्रीफिंग करे ताकि हम समझ भी सकें इशू को और उसके बाद अपना तजावीज़ भी दे सकें। इस चीज के बाद लॉ मिनिस्टर साहब ने सेनेट के फ्लोर पे कहा था कि हम इसको, आपकी तजवीज़ को मानते हैं और हम इस पे ब्रीफिंग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन से पहले ईरान की जंग हो गई, तो दोबारा कल जब रिपीट किया तो इसहाक डार साहब लीडर ऑफ द हाउस में और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी आके कहा कि हम ब्रीफिंग देंगे। तो ब्रीफिंग की डिमांड हमारी थी और ब्रीफिंग की डिमांड हमारी अभी भी है। अब बजाय ये प्रॉपर ब्रीफिंग जो मेरे दिमाग में था कि ब्रीफिंग एक होगी जिसके अंदर बाकायदा हमें बताया जाएगा कि क्या सूरत हाल है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या हो रहा है, क्या इंटरनल बातचीत है, उसके बजाय उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग कॉल कर दी। तो अब वो ठीक है, हमें वो मैं डिफेंड नहीं करता या मैं उसको रिजेक्ट नहीं करता कि हमें जाना चाहिए था या नहीं, लेकिन वो
जो ब्रीफिंग प्रॉपर थी वो तो नहीं हुई। मेरी नज़र में अभी भी आई थिंक अब ये मान जाएगी हुकूमत शायद मेरी बात जल्द, और वो ये है कि आप आके पार्लियामेंट में बाकायदा प्रॉपर जिसको ब्रीफिंग कहते हैं सिक्योरिटी के और इस सारे मसाइल पे वो दें। सिर्फ हम प्राइम मिनिस्टर के व्यूज नहीं सुनना चाहते या हम हुकूमत ने क्या अच्छे काम किए या बुरे काम किए या क्या नहीं किया, वो चीजें नहीं सुनना चाहते। हम सुनना चाहते हैं कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या है, बाहर के ममालिक क्या कह रहे हैं और हमने क्या सोचा है अगली 10 स्टेप्स में। तो ये आई थिंक बेस्ट ये है कि पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर आके हुकूमत एक ब्रीफिंग दे, बेशक इन कैमरा हो लेकिन एक लार्जर कम्युनिटी को दी जाए ताकि सारे चीजें भी रिप्रेजेंट हो उसमें और सारे जो रेलेवेंट लोग हैं वो भी उसमें रिप्रेजेंट हों, और फिर हम उस पर जो हुकूमत अच्छा काम कर रही है उस पर अच्छी बात करें, जो बुरा काम कर रही है उस पर तनकीद करें, और जो हम समझते हैं होना चाहिए उस पर भी बातचीत हो सके। ये एक बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ ब्रीफिंग है, क्योंकि इस वक्त ये जो जंग चल रही है ईरान में, इसका अल्टीमेट जो असर है वो फाइनली आपके पाकिस्तान पे भी हो सकता है और खत्ते के जितने ममालिक हैं उन पे भी हो सकता है, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया पे इसका असर हो सकता है। इसलिए इस ब्रीफिंग को हम एक सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस रूम मीटिंग नहीं कह सकते। सर बिल्कुल ठीक बात। मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब नेक्स्ट मीटिंग जो होगी वो पार्लियामेंट में होगी और ये मीटिंग नहीं होगी, ये ब्रीफिंग होगी, प्रॉपर ब्रीफिंग। बिल्कुल ठीक, और ये होना चाहिए, ये आजकल में होना चाहिए, इसमें मज़ीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। सर इसमें तो दो राय है ही नहीं, यहाँ पर मैं एक ही पेज पे है कि पार्लियामान को ब्रीफ करना चाहिए, पार्लियामान को इज्जत देनी चाहिए। लेकिन आज की भी जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग वज़ीर-ए-आज़म हाउस में थी उसमें सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म ने ही तकरीर नहीं की, सजेशंस दी गई हैं। मौलाना फजल रहमान ने सजेशंस दी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने सजेशंस दी हैं। सो पीटीआई को भी शिरकत हो जानी चाहिए थी। सर आज सजेशन दे देते और वहाँ जाके भी आप लोग ये बात करते कि जी हम सिर्फ पाकिस्तान के खातिर यहाँ शामिल हुए हैं, अगली ब्रीफिंग हमें पार्लियामान में दी जाए, ये मुतालबा है हमारा। गजीदा, मैं समझता हूँ कि मैं इसको ना डिफेंड करूंगा ना मैं इसकी कोई कहूँगा फैसला सही है या गलत है। मैं ये कहूँगा कि ये फैसला हो गया, लेकिन अभी तो एक छोटी ब्रीफ मीटिंग हुई है। अब ज्यादा जरूरी ये है जो नेक्स्ट मीटिंग की मैं सजेशन कर रहा हूँ कि वो जरूर है और वो पार्लियामेंट की हिस्सा होना चाहिए। वो मीटिंग एक पार्लियामेंट की एक तरह से सॉवरेनिटी भी यही डिमांड करती है। तो उससे आप मिस हो गया, हमसे नहीं गए, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके क्रिटिसिज्म या उस पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं गए या क्यों गए, वो अपनी जगह एक बहस है। लेकिन आई थिंक इस बहस से ज्यादा जरूरी है कि मैं इसलिए आपसे ये सवाल मैंने इसलिए दोहराया कि आप उन लोगों में से हैं कि जो स्पेस छोड़ने के हक में नहीं, आप समझते हैं कि हर स्पेस को यूटिलाइज करना चाहिए। पीटीआई की सजेशंस क्या होंगी कि इन हालात में करना क्या चाहिए? सर आपकी सजेशंस क्या होंगी, जबकि तीन अतराफ से आपकी सरहदें वोलेटाइल हैं? कल एक बड़ा मैंने स्पीच में यही समझाया हुकूमत को कि देखें इस वक्त नई एक जदीद दुनिया है। इस नई दुनिया में जंगल का कानून है, इसमें कोई ना तो अहमियत है यूनाइटेड नेशंस की, ना अहमियत है बैनुल अक़वामी कवानीन की, ना अहमियत है इस वक्त ह्यूमन राइट्स की। बैनुल अक़वामी दुनिया में उसकी किसी किस्म की इज्जत नहीं रही, OIC जैसी ऑर्गेनाइजेशन की भी इज्जत नहीं रही, वो उनका एहतराम कम हो गया है। इस नई दुनिया में माइट इज राइट, और माइट इज राइट की दुनिया में हर मुल्क ने अपनी सालमियत को, अपनी सॉवरेनिटी का खुद ही ख्याल रखना है। पाकिस्तान का ऐसा एक खित्ता है जहाँ सब कुछ हो रहा है। अफगानिस्तान का भी आप इशू देख लें, ईरान का देख लें, दूसरी तरफ हमारा हिंदुस्तान है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैंने सजेस्ट किया था कि इस वक्त जरूरी है प्रोएक्टिव होने का और एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाया जाए। रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाए हैं दुनिया में, तारीख में बने हैं, और ये रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो होते हैं इसमें जितनी स्टेक होल्डर ममालिक हैं, मसलन रशिया है, चाइना है, सऊदी अरेबिया भी है, इसमें तुर्की है, इसमें इंडोनेशिया तक ममालिक हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट एशिया पे भी होना है इस जंग का। ये सारे ममालिक को इकट्ठे करके एक रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाया जाए जो सिर्फ रेजोल्यूशन ना पास करे बल्कि सैंक्शन तक भी जा सके। तो ये एक बड़ा अहम किरदार है जो पाकिस्तान अदा कर सकता है। पाकिस्तान इस वक्त मेरा ख्याल है दुनिया के ममालिक में सबसे अहम है इस खित्ते में, इस सारे मामले में, और इस पे ट्रस्ट भी है सबको,
اور پاکستان ہے بھی مضبوط. It is one of the strongest nations in the world, ماشاءاللہ. تو یہ ہمارا ایک کردار ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ بڑی اہم سجیشن ہے جس پہ ہماری جو منسٹری ہے فارن منسٹری اس کو فوراً ایکشن لینا چاہیے. کیونکہ میں نے نہیں سنا, جب میں نے یہ پہلے بھی تجویز دی مجھے کوئی اس کا جواب نہیں ملا, صرف یہ کہا گیا کہ کمیٹی میں یہ بھیجیں گے. تو کمیٹی بھیجنے کا اس کا کیا فائدہ, یہ تو ایکچولی بریفنگ کا حصہ ہونا چاہیے. ٹھیک رائٹ. بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب سے آپ نے سن لی بیرسٹر علی ظفر صاحب کی گفتگو, اس پہ آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ کچھ سجیشنز انہوں نے یہیں پر دے دی ہیں, اور پھر وہی بات بار بار جیسے پہلے ہم کر چکے ہیں سوالات آپ سے کہ پارلیمنٹ کے آ کے بریفنگ دی جائے. کل پرسوں یہ بریفنگ ہو جانی چاہیے اور پی ٹی آئی کی جو سجیشنز ہوں ان کو پہ انکارپوریٹ کرنا چاہیے سر. اور آپ کے نزدیک اب کیا کرنا چاہیے ان حالات میں ظفر اللہ خان صاحب؟ پارلیمان میں بریفنگ ہونی چاہیے, ہوگی. ٹھیک. سینیٹر علی ظفر صاحب نے جو باتیں کی ہیں مجھے بالکل اتفاق ہے. کوئی بھی سین محب وطن پاکستانی جو ہم ان کو سمجھتے ہیں وہ بالکل انہوں نے ٹھیک باتیں کی ہیں. میں بھی یہی چاہوں گا کہ شور مچائے بغیر, پھر میں یہ کہوں گا نعرے مارے بغیر ہمیں اپنی سیکورٹی کو مزید مضبوط کرنا چاہیے. ایک تو شکر ہے خدا کا کہ ہماری افواج نیوکلیئر کیپیبلٹی, ہمارے بیلسٹک میزائل ہمارے اس قابل ہیں, کاموں میں فی الحال تو محفوظ ہیں فی الحال. لیکن اچھا ہوا ہے کہ ہم نے ترکیے کے ساتھ اور ایک سعودیت کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہو چکا ہے, اور صاف ظاہر ہے ہم چائنا کے بہت قریب ہیں. پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے ان کو ناراض کیا ہے, ہمیں واپس جانا چاہیے. ان کے ساتھ ہمیں اور ذرا ایڈوانس لیول پہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ میں ذرا محتاط عرض کر رہا ہوں ہمیں کرنی چاہیے. ہمارا رشیا ایک اسٹریٹجک نیبر ہے, ڈائریکٹ نہ صحیح لیکن اسٹریٹجک نیبر ہے. ہم نے پچھلے 5-10 سال میں تمام حکومتوں نے کوشش کی ہے کہ اس سے ٹریڈ بہتر کیا جائے. ہماری کچھ بجلی سپلائیز وہاں سے آ رہی ہیں بیلاروسیا وغیرہ سے, ہمیں ان کو بھی مضبوط کیا جائے. اور یہ بالکل صحیح ہے کہ جو بڑے مسلمان ممالک ہیں, انڈونیشیا بالکل شاہ صاحب نے ٹھیک کہا, ان کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہے, ان کو ملانا چاہیے. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات میں ریپیٹ کروں گا, اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر ہو, ہماری اکنامک معاشی ہمارے مسائل حل ہو, ملک کے ہماری سماجی اسٹرائف ہے آپس میں بند ہو, ہمارے 2 صوبوں میں انفیکٹرزم ہے یہ ہمارا بند ہو, ہمارا پولیٹیکل آپس میں ڈائلاگ ہو, ہمارا جو ریلیجیس صدقہ ہے. اب آپ نے دیکھ بھی لیا جو بھی احتجاجات ہوئے, یہ ہمیں ہوش سے احتجاج کرنا ہے, ہمیں احتجاج کرنا ہے لیکن اپنا ملک نہیں توڑنا ہے. اصل بات یہ ہے اپنے ملک کی اکانومی کی مضبوطی, سماج کی مضبوطی, سیاسی اداروں کی مضبوطی, افواج کی مضبوطی, اور اس کے ساتھ ساتھ شور نعرے مارے بغیر ہم نے مسلمان ملکوں کے ساتھ مل کے سر یہ جو اکنامک اسٹرینتھ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ہاں یہ جو اکنامک اسٹرینتھ کی آپ بات کر رہے ہیں سر, یہ بڑا ضروری ہے. اور مور دین 50% پاکستان کا جو تیل آتا ہے, جو انرجی کی ضروریات آتی ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے آتی ہیں, جو کہ اس وقت بند پڑا ہوا ہے. سو صرف آپ کے پاس اسٹاک رہ گیا ہے آئل کا مارچ کے مہینے تک کے لیے. تو اگر یہ طوالت پکڑ لیتی ہے جنگ اور کئی مہینے تک چلتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ظاہر ہے سر آپ کو تمام نیشنل لیڈرشپ کو مل کے سوچنا پڑتا ہے. دیکھیے اس کا ایسا سچ تو مشکل ہے, چائنا کی ڈیپینڈنس ان کے اوپر ہے, ہماری بھی. اب دیکھیے نا لانگ ٹرم ہم نے کیا 2 بڑے ڈیم شروع ہوئے, وہ آج تک بند جانے چاہیے تھے, ان پہ کام سلو ہے. ہم اپنے 7-8 ہزار میگا واٹ تو وہاں سے ایڈ ہوں گے. دوسری بات یہ کہ پاکستان نے کاسا کی بجلی لانے کی کوشش کی تھی سینٹرل ایشیا سے, وہ بھی افغانستان میں اسٹرک ہو گئی. ٹیپی کا جو منصوبہ بہت بڑا تھا ترکان کی گیس کا, وہ منصوبہ ہمارا ٹھپ ہو گیا. سر آپ کی ڈیفنس نیڈز کے لیے فیول چاہیے, سر آپ کی ڈیفنس نیڈز کے لیے فیول چاہیے, وہ تو بڑا مشکل ہے. آپ کے پاس پیٹرول ہوگا, تیل ہوگا, تو آپ کے جہاز اڑیں گے نا, ٹینک چلیں گے آپ کے. نہیں وہ بھی چاہیے, لیکن آپ تیل کو بچا بھی سکتے ہیں نا. الیکٹریسٹی میں تیل نہ لگائیں آپ, الیکٹریسٹی تو اپنی آپ پیدا کریں نا. اپنے گیس, آپ کا کوئی بڑا گیس کا کام بلوچستان میں نہیں ہو رہا. ٹھیک, اتنا خراب ہے وہاں اپنا تیل نہیں نکالے. تو میں اس کی بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہوم فرنٹ پہ بھی توجہ کرنے کی شدید ضرورت ہے. رائٹ, ٹھیک. اور پھر میں کہوں گا کہ نعرے نہ مارے, نعرے مارنے والوں کا بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں وہ پھر کٹھی ہو جاتی ہیں, پھر ہنگامہ ہو جاتا ہے. ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ
ज़ायनिज़्म ने 100 साल लगाए थे इसराइल बनाने के लिए, हमें भी पूरी कौम को इकट्ठा करके ठीक इकोनॉमी के ऊपर, समाज के ऊपर, मजहब के रोल के ऊपर, लॉ एंड के ऊपर एक नेशनल प्लान बना के पूरी कौम को चलना चाहिए। ठीक, ये जो आप नारे मारने वाली बात कर रहे हैं, जाहिर है बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, तो सेंटर साहब से मैं जरा इस पर जवाब लूंगी बाद में। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं कभी तनकीद इस मामले में नहीं कर रहा, मैंने कहा शाह साहब ने ठीक कहा है। और मैं कह रहा हूँ बैनुल-अक़वामी रिलेशन में जब आप नारे मारते हैं जहाँ बुरा होता है, वो सब मैं वो कह रहा हूँ। प्रोग्राम में डिबेट अभी कंटिन्यूड है, कुछ मजीद सवाल जवाब भी इस हवाले से, लेकिन एक छोटी ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सैयद अली मूसा गिलानी साहब, अब किस तरह से हमें अपने आप को तैयार रखना होगा, बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि अगर ये जंग तवील हो गई तो फिर मार्च तक का तो हमारे पास ऑयल का स्टॉक है, लेकिन फिर उसके बाद कौम को कुर्बानी देनी पड़ेगी और अपनी जो एनर्जी की नीड्स है हमें वो स्लैश करनी पड़ेंगी। सो आर वी रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ अ क्राइसिस? हमें बिल्कुल इसके लिए तैयार होना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि हमें इश्तिहार इस पर नशर करने चाहिए टीवी पर और सोशल मीडिया पर। मैं एक बात पे बहुत क्लियर हूँ, हमें किसी मुल्क की तरफ नहीं देखना चाहिए। जो हुआ है, जो हो रहा है, जो हमने देखा है, एवरीबडी विल बी आइसोलेटेड। अगर पाकिस्तान किसी वक्त भी हालत जंग में गया तो आप अपने आप को इस बात पे तैयारी रखें कि कोई हमारे साथ नहीं होगा, हमने अपने ऊपर रहना है, इसकी तैयारी रखें। ये भी मत सोचें, मैं ये नहीं, हमें वर्स्ट तैयार होना चाहिए। हम ये ना सोचें कि ओ चाइना हमारा हेल्प करेगा, सऊदी अरेबिया के साथ हमारा पैक्ट है, सऊदी अरेबिया हमारी हेल्प करेगा, टर्की बीच में आएगा, नहीं। आप प्रिपेयर्ड अपने आप को वर्स्ट के लिए करें, प्रिपेयर अपने आप को अकेला लड़ने के लिए करें, क्योंकि जो हालात मैंने देखे हैं, जिस तरह हो रहा है, या तो एक पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की गैरत जागे। देखें, वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो चुका है, there is no world order and there is a new world order जो कि सेंटर साहब भी बार-बार कहते हैं, this is might is right। ये एक माइट इज राइट का एक बदमाशी का वर्ल्ड ऑर्डर बन चुका है। तो ऑब्वियसली जब ऐसा दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में ये हो रहा होगा, तो फिर जो एक इंटरनेशनल ऑर्डर चेंज हो रहा होगा, तो फिर नेशनल ऑर्डर भी चेंज होंगे। फिर आप मेरे से ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं अपने मुल्क में क्या करता हूं। अमेरिका हमारे से ये या किसी और मुल्क से ये एक्सपेक्ट ना करे कि वो अपने मुल्क को कैसे ठीक कर रहा है। ठीक, जो दुनिया में हो रहा है, ठीक, जो बदमाशी कोई और मुल्क किसी और मुल्क के साथ कर रहा है, तो अगर अपना मुल्क अपने लोगों के साथ करेगा तो फिर और कोई हमें मॉरल पुलिस ना करे। फिर खत्म। फिर हर चीज इस टाइम पर इस वक्त तो हर चीज एक अजीब सी कैफियत है, जिसको हम, ये तो जब तारीख लिखी जाएगी तो जो ये 5-7 साल हैं जो गुजरे हैं, इसकी तारीख में जो लिखा जाएगा, मुझे नहीं पता कि हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे इसमें। राइट। सेंट्रल एलिज़ाबेथ साहब से आपका लास्ट कमेंट पे लेना चाहूंगी कि आर वी रेडी कि अगर ईरान जंग तवालत इख्तियार कर जाती है तो उसको रिपरकशंस, खासतौर पर इकोनॉमिक रिपरकशंस जो आएंगे, सो हम उसके लिए तैयार हैं, या उसके लिए क्या सजेशंस होंगी आपकी? देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि ये जो प्लान है आपको नजर आ जाना चाहिए। प्लान एक तो ग्रेटर इजराइल की हम बात करते हैं जी। वो ग्रेटर इजराइल का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस बड़े, टेरिटरी उनकी मिसाइल तक चली जाए और सऊदी अरेबिया भी शामिल हो जाए उसमें, कुवैत भी और लेबनान भी और सीरिया भी, और ये सारे ममालिक ग्रेटर इजराइल बन जाए और वो उस पर हुक्मरानी करें। उसके साथ साथ उनका ये भी प्लान है, ईरान जो इनके सारे ग्रेटर इजराइल के प्लान में जो एक उनको रुकावट थी वो ईरान की थी, तो उनका ये प्लान बना हुआ है और वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसकी फाइनल फेज है अब कि ईरान की रिजीम को चेंज किया जाए ताकि अपनी रिजीम, पपेट रिजीम भी है, यानी कि कंट्रोल ईरान के ऊपर कोशिश करें। वो इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन ये उनका प्लान है। अब जो उसके साथ कनेक्टेड प्लान है, वो उस प्लान को कहते हैं बल्कनाइजेशन। बल्कनाइजेशन आपको याद है, जब ऑटोमन एम्पायर को इन्होंने टुकड़े में डालना था, बनाना था, तोड़ना था मुस्लिम ममालिक में, तो उसको उस किस्म के फ्रेज को उन्होंने बल्कनाइजेशन कहा था, यानी कि छोटे छोटे मुल्कों में डिवाइड करना। तो नेक्स्ट स्टेप उनका फेज ये होगा कि पाकिस्तान को भी वो कोशिश करें, खुदा न खास्ता, कि उनके एजेंडे में है कि नुकसान पहुंचाएं और इधर बल्कनाइजेशन हो। तो ये हमारे लिए ये जंग से इसलिए नहीं इम्पोर्टेंट या अहम, या इसको रोकना इमीडिएटली इसलिए अहम नहीं है सिर्फ
کہ ہم گریٹر اسرائیل کے خلاف ہیں. یہ نہیں ہے صرف کہ ہم ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ایران ہمارا برادر ملک ہے, ایران ہمارا مسلمان ملک ہے, یہ سارے مسئلے تو ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نے اپنی جو گریٹر اسرائیل کے ساتھ کنیکٹڈ بلکرائزیشن کی پالیسی ہے کہتا ہے, اس کو بھی دیکھ کے ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. بالکل درست. یہ سمجھیں گے جب ہم, تو اس کے مطابق ہم یہ ریجنل کوآپریشن کی دنیا بنا سکیں گے. رائٹ, بہت اہم پوائنٹ ہے آپ کا. اور اس وقت دنیا میں آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ ایران جنگ کی وجہ سے تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے, اور یہ آواز یورپ سے اٹھ رہی ہے جس نے ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 بھگتی ہے, اور رشیا سے بھی یہی آواز آ رہی ہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے جو ہر ملک کی اپنی اپنی بقا کی جنگ ہوگی. اس میں پاکستان کو اپنا انٹرنل ہاؤس ان آرڈر بھی کرنا ہے اور اپنا ریجنل ہاؤس بھی ان آرڈر کرنا. تھینک یو ویری مچ سینٹر بیرسٹر ظفر صاحب, بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب اور سید علی موسیٰ گیلانی صاحب. اب جی یہ آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GT. اللہ حافظ.